नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज की इस जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में हम आज कवर करेंगे संसदीय जो शब्दावली है, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं थोड़े, जैसे प्रस्तावक, विधेयक, प्रश्न, बिंदु प्रश्न, समितियाँ, इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रस्तावक, विधेयक, इनको समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ों को हम समझेंगे और उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी भाषा जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके जो शब्द हैं, शब्द को, जितने भी शब्द के अर्थ हैं, वो सिर्फ ज़्यादातर जो है कहीं भी पर जब डिबेट फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्णय देता है और उसको शब्द को समझाता है। ठीक है, तो अब दिया गया है, तो पहले हम शुरू करते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। जैसे संसदीय शब्दावली में जो टर्म्स हैं, इसमें बिंदु होते हैं कुछ, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, प्रस्ताव, धन विधेयक, विद्युत, और जो विधेयक होते हैं, 3-4 प्रकार के विधेयक होते हैं। और विधेयक वो होता है जो पहले जो विधेयक बनता है, जो उसको बाद में जब वो राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब वो उस पर राष्ट्रपति अपने साइन कर देता है, मंजूरी दे देता है, तब वो विधेयक जा कर के एक्ट बनता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बिल या विधेयक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं संसद के 2 सत्रों के मध्य, जो 2 सत्र यानी जो संसद 3 सत्रों में होता है। ठीक है, एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्म सत्र और एक होता है मानसून सत्र। ठीक है, तो संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। इसमें क्या है, जो संसद के सत्र होते हैं उसमें 6 माह से ज़्यादा कोई अंतर नहीं हो सकता। अब राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का जो आह्वान करता है, ठीक है, और विघटन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बच्चा जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादातर स्टूडेंट वो जो जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है, लोग उस पर ही टिक करके आ जाते हैं कि संसद का जो संसद का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही आह्वान करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संसद के जो है जब जॉइंट सिटिंग में बैठाने हो, जब दोनों सत्रों का आह्वान करना होता है, तो वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है संसद में। अब देखते हैं गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति का मतलब होता है कौरम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया था, जो गढ़पूर्ति को उन्होंने न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या थी उसमें उन्होंने संशोधन करके इस समय का इस टाइप का बना दिया था कि अकेली इंदिरा गांधी ही अगर सदन में पहुंच जाएं तब भी सदन चलेगा। ठीक है, तो इसको गढ़पूर्ति बोलते हैं कि कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए संसद में, तब हम सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कौरम किसे कहते हैं, गढ़पूर्ति कौरम वह न्यूनतम संख्या जो कि संसद की कार्रवाई होने के लिए आवश्यक है। जब तक उतनी संसद में वो नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे, तब तक कार्रवाई नहीं चलेगी। यह क्रमशः सभापति को मिला है, जो सभापति या जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा में सभापति होता है और लोकसभा में अध्यक्ष होता है। ठीक है, इन सबको मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या 1/10 भाग होनी चाहिए, ये गढ़पूर्ति है। ठीक है, जैसे अगर कितने हैं, जैसे अभी वर्तमान में जो है 545 जो लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, 545 लोकसभा के सदस्य हैं। अब 550 मान्यता दे, 552 हमारे संसद के अभी जो हैं वो सदस्यों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में 500 जो है 545 जो है संसद की दी गई है। ठीक है, अब 545 में क्या करेंगे, इसमें 1/10 लगभग कितने 54 सदस्य जो होना चाहिए, तब ये संसद चल सकता है कम से कम। ठीक है, इसी को कहते हैं गढ़पूर्ति। अब इसमें क्या है कि और सभापति को जोड़कर, ठीक है, सभापति इसी में इंक्लूड है, अलग नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए जो है लोकसभा में न्यूनतम आयु जो 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में जो है 250 सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब इनका 1/10 निकालोगे तो कितने 25 सदस्य हो जाएंगे। और जो लोकसभा है उसमें 550 सदस्य, जो 550 दो मनोनीत वाले होते हैं, जो 552, लेकिन इसमें अभी कुल मिला के कितने 545 की
संख्या के हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। वर्तमान में 545 हैं, लेकिन मान्यता 550 तक की है। और 2 मनोनीत वाले जो आंग्ल भारतीय के थे उसमें भी संशोधन कर दिया गया है, तो उसको भी हटा के दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना अनिवार्य है, तब इसको हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है, को संसद के किसी भी एक सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो, ठीक है, भारत के न्यायवादी और वो मंत्री, किसी भी समिति, जो समितियां बनती हैं उस समिति की जिसका भी सदस्य हो, में बिना मतदान की शक्ति के कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार। भाई जो नियुक्त किए जाते हैं, जो महान्यायवादी जैसा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो महान्यायवादी जो होता है वो नियुक्त किया जाता है, वो वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन संसद की कार्रवाई में बोल सकता है, भाग ले सकता है इसमें, लेकिन मतदान की शक्ति जो है इसके पास नहीं होती है जितने मनोनीत किए जाते। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई मनोनीत करेगा, अगर वो मत देगा तो जो मनोनीत करता है उसी के पक्ष में वोट डालेगा। तो इसलिए मनोनीत वाला हमारे संविधान में वो सिस्टम नहीं है कि जो मनोनीत को वोटिंग की जो नहीं वो नहीं दी जाती है कि अनुमति तुम वोट डालो। ठीक है, तो ऐसे ही यही राष्ट्रपति के चुनाव में भी है, मनोनीत वाले वोट नहीं डालते। ठीक है, अब देखते हैं जो लैम डार्क जो है सत्र वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र और नई लोकसभा के गठन के प्रथम सत्र को इंगित करता है। ठीक है, लैम डार्क जो होता है वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र और नई लोकसभा, जो नई लोकसभा का गठन होगा उसके प्रथम सत्र को इंगित करता है। ठीक है, अब जो प्रश्नकाल, प्रत्येक संसदीय बैठक में पहला जो घंटा होता है, जो बैठक शुरू होने से पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। अब देखते हैं इसमें प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तारांकिक प्रश्न। तारांकिक प्रश्न वाले जो एक मौखिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, इनमें क्या पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो तो मौ से ही आप जवाब दे सकते हैं, जो मौखिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं गैर तारांकित प्रश्न। जो गैर तारांकित प्रश्न होते हैं इनका उत्तर जो है लिखित उत्तर में मांग की जाती है कि आप इसको लिखित में दे सकते हैं, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसमें जो है वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो मौखिक उत्तर वाले होते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो 10 दिनों से कम जो अवधि होती है, इसमें नोटिस देकर पूछे जाते हैं, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। अब शून्यकाल, अब इसमें काल होते हैं जो शून्यकाल है प्रश्नकाल के तुरंत बाद। पहले कौन सा होता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या होता है, शून्यकाल, और उस दिन के जो जितना एजेंडा है पूरा होने तक चलता है। ठीक है, जब तक पूरा एजेंडा नहीं हो जाए तब तक शून्यकाल। और दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और एजेंडा के मध्य समय जो होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। जो एजेंडा और प्रश्नकाल के समय जो होता है वह शून्यकाल कहता है। यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार और यह 1962 से मौजूद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव का क्या होता है, जब यह संसद में तत्काल जो लोक महत्व के किसी भी विशेष विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, और इसे अनुमोदन के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा इस प्रकार की युक्ति के प्रयोग की मंजूरी नहीं देती है। ठीक है, और चर्चा 2 घंटे 30 मिनट से कम समय में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो स्थगन प्रस्ताव है इसका नियम जो है कम से कम 50, जो अनुमोदन करने से पहले, स्थगन प्रस्ताव अनुमोदन करने से पहले कम से कम 50 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ इस तरह स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए, और इसमें कम से कम 2.5 घंटा की जो है बहस होनी जरूरी है। ठीक है, और इसमें एक बात है कि राज्यसभा में इसमें कोई भागीदारी नहीं होती, ये सिर्फ लोकसभा का काम है। अब अविश्वास प्रस्ताव है जो किसी मंत्री या कोई राष्ट्रपति के प्रति लगाया जाता है, जिसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 में है। अब मंत्रियों की परिषद में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, जो मंत्रियों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी यानी जवाबदेही होगी। इसका अर्थ यह है कि मंत्री परिषद सत्ता में केवल तभी बनी रहेगी जब तक उसे सदन का बहुमत प्राप्त है। ठीक है, जब तक अविश्वास प्रस्ताव यह है कि अगर उसमें जो सरकार है उसका बहुमत प्राप्त सरकार का है तब तक वो बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्री परिषद
को सत्ता को अविश्वास पारित करके सत्ता से जो है बेदखल कर दिया जाता है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। ठीक है, ये क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है वर्तमान सरकार पे मांग सकती है संसद, और उसमें कम से कम 50 सदस्य हो, चाहे विपक्ष के हो कोई भी हो, वो साइन करके वो उसकी मंजूरी करते हैं। फिर उसका बहुमत अपना साबित करना होता है सरकार को कि हमारे पक्ष के इतने सदस्य या संसद या राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं, तब उसका विश्वास यानी वो मतलब बहुमत साबित करना होता है, तब वो सरकार बनी रहेगी। अब एक विधेयक जो है विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव होता है। एक विधेयक भी क्या विधि निर्माण के लिए यानी नियम बनाने के लिए प्रस्ताव होता है, और यह पारित होने तक अधिनियम का रूप ले लेता है। जब इसमें जो लोकसभा के जो साधारण विधेयक होता है वो जो है 50% + 1 पर उसको मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है उसमें जो है 50 प्लस जो है विशेष बहुमत होता है, जिसमें 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग संसद सदस्य होने चाहिए, और दोनों में अलग अलग, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद जो है राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वो जाके अधिनियम बनता है। इसे निजी सदस्य विधेयक या सार्वजनिक विधेयक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक विधेयक को किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है, बाकी लाए गए अन्य विधेयक निजी विधेयक। इस तरीके से है, एक दूसरे शब्दों में से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, जितने मंत्रियों द्वारा लाया जाता है उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, और जो मंत्रियों द्वारा किसी सदस्य या संसद द्वारा लाया जाता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, अब विधेयक सामान्य जो होता है वह एक धन विधेयक, धन अथवा वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। धन विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनमें कराधान धन संबंधी मामले होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं उनके मामले होते हैं, जो अनुच्छेद 110 में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, अब शामिल होते हैं। ठीक है, अब विधेयक कुछ अंतरों के साथ ऐसे विषयों से संबंधित होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 117 को क्लॉज 1 और 117 के क्लॉज 3 में उल्लेखित है कि संविधान संशोधन विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनमें जो संविधान के प्रावधानों को संशोधित से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रावधानों में संशोधन होता है उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। अब राज्यसभा धन विधेयक में कोई नकार अथवा राज्यसभा का कोई काम नहीं होता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से ही पारित किया जाता है। अगर जो है 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा अपनी मंजूरी नहीं देती है, फिर भी उसे मंजूर मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है कि अपनी राय दे सकती है। इसे जो धन विधेयक में 14 दिन के भीतर वापस करना होता है, चाहे सिफारिश दे अथवा नहीं दे। यानी राज्यसभा जो है सबसे ज़्यादा धन विधेयक पर ताकत किसकी होती है? लोकसभा की होती है। राज्यसभा मंजूरी दे अन्यथा ना दे, उसे 14 दिन के अंदर जो है मंजूरी या सिफारिश जो भी करना होता है वो करना होता है, नहीं वो पारित मान लिया जाता है। विधेयक को धन विधेयक घोषित में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार सभी विधेयक सार्वजनिक विधेयक माने जाते हैं। ठीक है, अब संयुक्त बैठक का प्रावधान आम विधेयक और वित्त विधेयक के लिए लागू होता है। जो सार्वजनिक विधेयक है वो संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग है, वो सिर्फ आम विधेयक हो, साधारण विधेयक हो और वित्त विधेयक हो, इनमें तो वो जो है जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। लेकिन अगर संविधान संशोधन हो तो इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उसमें हर प्रत्येक सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत का पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति साइन करता है, इसके बाद संविधान में संशोधन होता है। ऐसे कोई संविधान में संशोधन करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, वर्तमान सरकार में जो अभी वर्तमान सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो अब वर्तमान सरकार के लिए ये संशोधन किसी भी प्रकार का है वो मजाक है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि उसका बहुमत अभी है। अब वित्त विधेयक को लागू है यह संयुक्त अब वित्त विधेयक और धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अध्यारोही शक्ति होती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों का अलग अलग पारित करना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो है संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। जो बजट सत्र है इसमें संविधान का कोई बजट सत्र नहीं, वो शब्द नहीं है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया कि बजट कौन से अनुच्छेद में है,
लेकिन संविधान में ऐसा कोई बजट नाम का शब्द है नहीं। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का एक लोकप्रिय नाम है और जो संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, ये कोई बजट वो नहीं है जो उसमें कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कहीं की जो है संसद में एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका नाम ध्यान नहीं है, तो वो बैग लेकर गए थे। जब वो बैग लेकर गए थे तो ऐसा माना जाता है कि जब वो उन्होंने अपने बैग में जो ही वो रसीद वगैरह रखे थे, और जब वो खोल के बैग उन्होंने संसद में रखा तो उसमें कहा गया कि देखो ये बजट अब दिखाएंगे, अब अपना सारा बजट दिखाएंगे। उस दिन से ये नाम जो है लोकप्रिय नाम बजट का नाम हो गया। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। अब 1921 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। जो रेलवे बजट है वो साधारण बजट से अलग किया गया था। वर्ष 2017 में फिर वही मुख्य वित्तीय बजट में कर दिया गया, रेलवे बजट और सबको जोड़ दिया गया, को पुनः मिलाया गया और 2017 में बजट को 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। ठीक है, अब देखो भारत का संचित निधि, जो संचित कॉन्स्टलेटेड फंड, ठीक है, इससे बहुत बार मतलब प्रश्न आता है कि संचित निधि में किसकी तनख्वाह मिलती है, किसकी सैलरी आती है, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी किससे आती है, और जो भारत निधि से आती है, संचित निधि से आती है। 3 निधियाँ होती हैं, उनमें से कौन सी निधि से है? तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो भारत निधि होती है, भारत निधि में संचित निधि से आप जो कर सकते हैं उसे खर्च, जो भारत निधि होती है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार है और वो आपातकाल में ही मंजूरी दे सकता है। अब भारत की संचित निधि यह वह निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा होती हैं, मतलब कितना कर लिया गया, कितना खर्चा हुआ, और सभी भुगतान काटे जाते हैं। दूसरे शब्द में भारत सरकार द्वारा एकत्र की गई सभी आय और भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल को जारी किए करके बनाए गए ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान, जो ऋण को दोबारा ब्याज सहित जो जमा करते हैं उसके द्वारा अर्जित की गई धन को भारत संचित निधि में, वो भारत की संचित निधि में यह निर्माण करते हैं, संचित निधि का निर्माण करते हैं। इसका उल्लेख जो है 266 में किया गया है संचित निधि का। अब आगे देखते हैं भारत का सार्वजनिक खाता। जो सार्वजनिक खाता होता है भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन विधेयक, उनके अलावा कोई जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है उसे सार्वजनिक खाता कहते हैं। अब जो है भारत की आकस्मिक निधि, जिसे हम बोलते हैं आपातकालीन निधि, संविधान के संसद को भारत की एक आकस्मिक निधि जो स्थापित करने की मंजूरी देता है, जिसमें समय समय पर विधि के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाता है। तदनुसार संसद के 1950 में भारत की आकस्मिक निधि की जो अधिनियम को पारित किया गया, इस निधि को राष्ट्रपति का नियंत्रण पर रखा जाता है। मतलब इस निधि पर जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका, जब संसद का वो राष्ट्रपति का अधिकार होता है और वह किसी लंबित अप्रत्याशित ये व्यय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने का भुगतान किया जाता है, भुगतान कर सकता है कोई आपातकालीन की स्थिति में। अब इसमें कुछ समितियाँ होती हैं, जो लोक लेखा समिति है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। अब सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में तय की जाती है। जितने सदस्य हैं लोकसभा का अध्यक्ष करता है अपने सदस्यों। 1966 और 67 तक समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ से दल से संबंधित होता था, जबकि 1967 के बाद एक परंपरा विकसित हुई जिसमें समिति का अध्यक्ष होता है, जो पहले सत्तारूढ़ का जिसकी सत्ता है उसी का अध्यक्ष होता था, लेकिन अब लोक लेखा समिति में जो है विपक्ष का जो है, जो सेकंड नंबर पर विपक्षी होता है उसका जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। किसी एक सदस्य को निष्पक्ष रूप से चुना जाता है। समिति का कार्य जो है भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा रिपोर्ट द्वारा जांच की जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का घपलेबाजी नहीं हो इसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन जो है सबसे बड़ी समिति होती है। सदस्यों की वर्तमान संख्या इसमें 30 है और 30 सदस्य जो है केवल लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। समिति का कार्यकाल
क्या होता है, 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता है। समिति के अध्यक्ष को नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में तय किए जाते हैं। वह सत्तारूढ़ दल का कोई भी सदस्य हो सकता है। इसमें जो है प्राक्कलन समिति का काम होता है पूछताछ करना, और इसमें जो है जांच समिति के रूप में इसे कह सकते हैं। तो इसमें कोई भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, अब देखो 24, सार्वजनिक जो उपक्रमों है, जो पब्लिक जो अंडरटेकिंग है पर समिति की वर्तमान सदस्यों संख्या कितनी है, 22, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को समिति का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता। समिति के अध्यक्ष को नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने ही लोगों में से चुन लिया जाता है। ठीक है, अब ये थी भारत की जो है संविधान की जो संसद की शब्दावली थी। ठीक है, जो डिफरेंट बहुत प्रॉब्लम होती है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने ये पूरी कवर की है। ठीक है, फिर धीरे धीरे और भी क्वेश्चन बनाएंगे जो संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे आने वाले जो है आप वीडियो देखते रहिए और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।